नमस्कार। आप सुन रहे हैं उपन्यास गुनाहों का देवता। आज सुनिए इसी उपन्यास का भाग 16। जब तक आसमान में बादल रहते हैं तब तक झीलों में बादलों की छां रहती है। बादलों के खुल जाने के बाद कोई भी झील उनकी छां को सुरक्षित नहीं रख पाती। जब तक सुधा थी, चंदर की जिंदगी का एक बार फिर उल्लास और ताकत लौट आई थी। सुधा के जाते ही वह फिर सब कुछ खो बैठा। उसके मन में कोई स्थायित्व नहीं रहा। लगता था जैसे वह एक जलागार है जो बहुत गहरा है, लेकिन जिसमें हर चांद, सूरज, सितारे और बादल की छां पड़ती है, और उनके चले जाने के बाद फिर वह उनका प्रतिबिंब धो डालता है और बदलकर फिर वैसा ही हो जाता है। कोई भी चीज पानी को रंग नहीं पाती, उसे छू नहीं पाती। हाँ, लहरों में उनकी छाया का रूप विकृत हो जाता है। चंदर को चारों ओर की दुनिया सहज गुजरते हुए बादलों का निस्सार तमाशा लग रही थी। कॉलेज की चहल पहल, ढलती हुई बरसात का पानी, थीसिस और डिग्री, बर्टी का पागलपन और पम्मी के खत, ये सभी उसके सामने आते और सपनों की तरह गुजर जाते। कोई चीज उसके हृदय को छू न पाती। ऐसा लगता था कि चंदर एक खोखला व्यक्ति है जिसमें सिर्फ एक सापेक्ष अंतःकरण मात्र है, कोई निरपेक्ष आत्मा नहीं। और हृदय भी जैसे समाप्त हो गया था, एक जलहीन हल्के बादल की तरह। वह हवा के हर झोंके पर तैर रहा था, लेकिन टिकता कभी नहीं था। उसकी भावनाएं, उसका मन, उसकी आत्मा, उसके प्राण, सब कुछ सो गया था। और वह जैसे नींद में चल रहा था, नींद में सब कुछ कर रहा था। जाने के 8-9 रोज बाद सुधा का खत आया। मेरे भाग्य, मैं तुम्हें इस बार जिस तरह छोड़ आई हूं, मुझे पल भर को चैन नहीं मिलता। मैं अपने को तो बेच चुकी, अपने मन के मोती को कीचड़ में फेंक चुकी। तुम्हारी रोशनी को ही देखकर कुछ संतोष है। मेरे दीपक, तुम बुझना मत। तुम्हें मेरे स्नेह की लाज है। मेरी जिंदगी का नरक फिर मेरे अंगों में भिदना शुरू हो गया है। तुम कहते हो कि जैसे वो निबाह करना चाहिए। तुम कहते हो कि अगर मैंने उनसे निबाह नहीं किया तो यह तुम्हारे प्यार का अपमान होगा। ठीक है, अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए निबाह करूंगी। लेकिन मैं कैसे संभालूं अपने को? दिल और दिमाग बेबस हो रहे हैं। नफरत से मेरा खून उबला जा रहा है। कभी कभी जब तुम्हारी सूरत सामने होती है तो जैसे अपना सुख दुख भूल जाती हूँ। लेकिन अब तो जिंदगी का तूफान जाने कितना तेज होता जा रहा है। लगता है कि तुम्हें मुझसे खींचकर अलग कर देगा। लेकिन तुम्हें अपने देवत्व की कसम है, तो मुझे अब अपने हृदय से दूर न करना। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी याद ही के सहारे मैं यह नरक झेलने में समर्थ हूँ। तुम मुझे कहीं छिपा लो, मैं क्या करूं? मेरा अंग अंग मुझ पर व्यंग कर रहा है। आंखों की नींद खत्म है। पाँव में इतना तीखा दर्द है कि कुछ कह नहीं सकती। उठते बैठते चक्कर आने लगा है। कभी कभी बदन कांपने लगता है। आज वो बरेली गए हैं तो लगता है कि मैं आदमी हूँ। तभी तुम्हें लिख रही हूँ। तुम दुखी मत होना। चाहती थी कि तुम्हें न लिखूं, लेकिन बिना लिखे मन ही नहीं मानता। मेरे अपने, तुमने तो यही सोचकर यहाँ भेजा था कि इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। लेकिन कौन जानता था कि फूल में भी कीड़े होंगे। अच्छा, अब माँ जी नीचे बुला रही है, चलती हूँ। देखो, अपने किसी खत में इन सब बातों का जिक्र मत करना और इसे फाड़कर फेंक देना। तुम्हारी अभागिन सुधी। चंदर को खत मिला तो एक बार जैसे उसकी मूर्छा टूट गई। उसने खत लिया और बिंती को बुलाया। बिंती हाथ में साग और डलिया ले आई और पास बैठ गई। चंदर ने वह खत बिंती को दे दिया। बिंती ने पढ़ा और चंदर को वापस दे दिया और चुपचाप तरकारी काटने लगी। वह उठा और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद बिंती चाय लेकर आई और चाय रखकर बोली, आप दीदी को कब खत लिख रहे हैं? मैं नहीं लिखूंगा, चंदर बोला। क्यों? क्या लिखूं बिंती? कुछ समझ में नहीं आता। कुछ झल्लाकर चंदर ने कहा,
बिंदी चुपचाप बैठ गई। थोड़ी देर बाद चंदर बड़े मुलायम स्वर में बोला, बिंदी, एक दिन तुमने कहा था कि मैं देवता हूं। तुम्हें मुझ पर गर्व है। आज भी तुम्हें मुझ पर गर्व है? पहले से ज्यादा, बिंदी बोली। अच्छा, ताज्जुब है, चंदर बोला। अगर तुम जानती कि आजकल कभी कभी मैं क्या सोचता हूं तो तुम्हें ताज्जुब होता। तुम जानती तो सुधा के इस खत से मुझे जरा भी दुख नहीं हुआ, सिर्फ झल्लाहट ही हुई है। मैं सोच रहा था कि क्यों सुधा इतना स्वांग भरती है, दुख और अंतर्द्वंद का। किस लड़की को यह सब पसंद नहीं? किस लड़की के प्यार में शरीर का अंश नहीं होता? लाख प्रतिभाशालिनी लड़कियां हों, लेकिन अगर वे किसी को प्यार नहीं करेंगी तो उसे अपनी प्रतिभा नहीं देंगी, अपना शरीर ही नहीं देंगी। और यदि वह अस्वीकार कर लिया जाए तो शायद प्रतिहिंसा से तड़प भी उठेंगी। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि सेक्स ही प्यार है, प्यार का मुख्य अंश है। बाकी सब कुछ उसकी तैयारी है। उसके लिए एक समुचित वातावरण और विश्वास का निर्माण करना है। न जाने क्यों मुझे इन सब से बहुत नफरत होती जाती है। अभी तक मैं सेक्स और प्यार को दो चीजें समझता था, प्यार पर विश्वास करता था, सेक्स से नफरत। अब मुझे दोनों ही एक ही चीजें लगती हैं और जाने कैसे अरुचि सी हो गई है इस जिंदगी से। तुम्हारी क्या राय है बिंती? मेरी? अरे हम बेपढ़े लिखे आदमी, हम आपसे क्या बात करेंगे। लेकिन एक बात है, ज्यादा पढ़ना लिखना अच्छा नहीं होता। क्यों? चंदर ने पूछा। पढ़ने लिखने से ही आप और दीदी जाने क्या क्या सोचते हैं। हमने देहात में देखा है कि वहां लड़कियां समझती हैं कि उन्हें क्या करना है, इसलिए कभी इन सब बातों पर अपना मन नहीं बिगाड़ती। बल्कि मैंने तो देखा है कि सभी शादी के बाद मोटी होकर आती हैं और दीदी अब छोटी सी नहीं है कि ऐसी उनकी तबीयत खराब हो जाए। यह सब मन में घुटने का नतीजा है। जब यह होना ही है तो क्यों दीदी दुखी होती है? उन्हें तो और मोटी होना चाहिए, बिंती बोली। इस समस्या का इतना सरल समाधान सुनकर चंदर को हंसी आ गई। अब तुम ससुराल जा रही हो, मोटी होकर आना। दत्त, अब तो मजाक करने लगे। लेकिन बिंती, तुम इस मामले में बड़ी विद्वान मालूम होती हो। अभी तक यह विद्वता कहाँ छिपा रखी थी? नहीं, आप मजाक न बनाइए। तो मैं सच बताऊं कि देहाती लड़कियां शहर की लड़कियों से ज्यादा होशियार होती हैं इन सब मामलों में। सच? चंदर ने पूछा। वह गांव की जिंदगी को बेहद निरीह समझता था। हाँ, और क्या। वहां इतना दुराव, इतना गोपन नहीं है। सभी कुछ उनके जीवन का उन्मुक्त है। और ब्याह के पहले ही वहां लड़कियां सब कुछ। अरे नहीं, चंदर ने बेहद ताज्जुब से कहा। लो, यकीन नहीं होता आपको? मुझे कैसे मालूम हुआ इतना? मैं आपसे कुछ नहीं छिपाती। वहां तो सब लोग इसे इतना स्वाभाविक समझते हैं जितना खाना पीना, हंसना बोलना। बस लड़कियां इस बात में सचेत रहती हैं कि किसी मुसीबत में न फंसे। चंदर चुपचाप बैठा चाय पीता रहा। आज तक वह जिंदगी को कितना पवित्र मानता रहा था, लेकिन जिंदगी कुछ और ही है। जिंदगी अब भी वह है जो सृष्टि के आरंभ में थी। और दुनिया कितनी चालाक है, कितनी भुलावा देती है। अंदर से मन में जहर छिपाकर भी होठों पर कैसे अमृतमयी मुस्कान छलकाती है। यह बिंती जो इतनी शांत, संयत और भोली सी लगती थी, इसमें भी सभी गुण भरे हैं। इस दुनिया में चंदर ने जिंदगी को परखने में कितना बड़ा धोखा खाया है। जिंदगी यह है मांसलता और प्यास, और उसके साथ साथ अपने को छिपाने की कला। वह बैठा बैठा सोचता रहा। सहसा उसने पूछा, बिंती, तुम भी देहात में रही हो और सुधा भी। तुम दोनों की जिंदगी में वह सब कभी आया? बिंती क्षण भर चुप रही, फिर बोली, क्यों? क्या नफरत करोगे सुनकर? नहीं, नहीं बिंती, जितनी नफरत और अरुचि दिल में आ गई है उससे ज्यादा आ सकती है भला? बताना चाहो तो बता दो। अब मैं जिंदगी को समझना चाहता हूँ, वास्तविकता के स्तर पर। चंदर ने गंभीरता से पूछा। मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया, न अब छिपाऊंगी।
पता नहीं क्यों दीदी से भी ज्यादा आप पर विश्वास जमता जा रहा है। सुधा दीदी की जिंदगी में तो ये सब नहीं आया। वे बड़ी विचित्र सी थी, सबसे अलग रहती थी और पढ़ती और कमल के पोखरे में फूल तोड़ती थी। बस मेरी जिंदगी में चंदर ने चाय का प्याला खिसका दिया। जाने किस भाव से उसने बिनती के चेहरे की ओर देखा। वह शांत थी, निर्विकार थी और बिना किसी हिचक के कहती जा रही थी। चंदर चुप था। बिनती ने अपने पांव से चंदर के पांव की उंगलियां दबाते हुए पूछा, क्या सोच रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप? जाने दो, मैं नहीं सुनूंगा। लेकिन तुम मुझ पर इतना विश्वास क्यों करती हो? चंदर ने पूछा। जाने क्यों, यहाँ आकर मैंने दीदी के साथ आपका व्यवहार देखा, फिर पम्मी वाली घटना हुई। मेरे तन मन में एक विचित्र सी श्रद्धा आपके लिए छा गई। जाने कैसी अरुचि मेरे दुनिया के लिए थी। आपको देखकर मैं फिर स्वस्थ हो गई। ताज्जुब है, तुम्हारे मन की अरुचि दूर हो गई दुनिया के प्रति और मेरे मन की अरुचि बढ़ गई। कैसे अंतर विरोध होते हैं मन की प्रतिक्रियाओं में। एक बात पूछो बिनती, तुम मेरे इतने समीप रही हो, सैकड़ों बार ऐसा हुआ होगा जो मेरे विषय में तुम्हारे मन में शंका पैदा कर देता। तुम सैकड़ों बार मेरे सिर को अपने वक्ष पर रखकर मुझे सांत्वना दे चुकी हो। तुम मुझे बहुत प्यारी हो, लेकिन तुम जानती हो मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ। फिर यह सब क्या है, क्यों है? बिनती चुप रही। पता नहीं क्यों है, मुझे इसमें कोई भी पाप नहीं दिखा, और कभी दिखा भी तो मन ने कहा कि आप इतने पवित्र हैं, आपका चरित्र इतना ऊंचा है कि मेरा पाप भी आपको छूकर पवित्र हो जाएगा। लेकिन बिनती, बस। बिनती ने चंदर को टोक कर कहा, इससे अधिक आप कुछ मत पूछिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। चंदर चुप हो गया। चंदर जितना सुलझाने का प्रयास कर रहा था, चीजें उतनी उलझती जा रही थी। सुधा ने जिंदगी का एक पक्ष चंदर के सामने रखा था। बिनती उसे दूसरी दुनिया में खींच लाई। कौन सच है, कौन झूठ? वह किसका तिरस्कार करे, किसको स्वीकार करे? अगर सुधा गलती पर है तो चंदर का जिम्मा है। चंदर ने सुधा की हत्या की है। लेकिन कितनी भिन्न है दोनों बहनें। बिनती कितनी व्यवहारिक, कितनी यथार्थ, संयत, और सुधा कितनी आदर्श, कितनी कल्पनामयी, कितनी सूक्ष्म, कितनी ऊंची, कितनी सुकुमार और पवित्र। जीवन की समस्याओं के अंतर विरोधों में जब आदमी दोनों पक्षों को समझ लेता है, तब उसके मन में एक ठहराव आ जाता है। यह भावना से ऊपर उठकर स्वच्छ बौद्धिक धरातल पर जिंदगी को समझने की कोशिश करने लगता है। चंदर अब भावना से हटकर जिंदगी को समझने की कोशिश करने लगा था। वह अब भावना से डरता था। भावना के तूफान में इतनी ठोकरें खाकर अब उसने बुद्धि की शरण ली और एक पलायनवादी की तरह भावना से भागकर बुद्धि की एकांगिकता में छिप गया था। कभी भावुकता से नफरत करता था, अब वह भावना से ही नफरत करने लगा था। इस नफरत का भोग सुधा और बिनती दोनों को ही भुगतना पड़ा। सुधा को उसने एक भी खत नहीं लिखा और बिनती से एक दिन भी ठीक से बातें नहीं की। जब भावना और सौंदर्य के उपासक को बुद्धि और वास्तविकता की ठेस लगती है, तब वह सहसा कटुता और व्यंग से उबल उठता है। इस वक्त चंदर का मन भी कुछ ऐसा ही हो गया था। जाने कितने जहरीले कांटे उसकी वाणी में उग आए थे, जिन्हें वह कभी भी किसी को चुभाने से बाज नहीं आता था। एक निर्मम निरपेक्षता से वह अपने जीवन की सीमा में आने वाले हर व्यक्ति को कटुता के जहर से अभिषिक्त करता चलता था। सुधा को वह कुछ नहीं लिख सकता था। पम्मी यहाँ थी नहीं। ले देकर बची अकेली बिनती, जिसे इन जहरीले वाणों का शिकार होना पड़ रहा था। सितंबर बीत रहा था और अब वह गांव जाने की तैयारी कर रही थी। डॉक्टर साहब ने दिसंबर तक की छुट्टी ली थी और वे भी गांव जाने वाले थे। शादी के महीने भर से पहले उनका जाना जरूरी था। चंदर खुश नहीं था, नाराज नहीं था। एक स्वर्ग भ्रष्ट देवदूत जिसे पिशाचों ने खरीद लिया हो, उन्हीं की तरह वह जिंदगी के सुख दुख को ठोकर मारता हुआ किनारे खड़ा सभी पर हंस रहा था। खास तौर से नारी पर उसके मन का सारा जहर बिखरने लगा था। उसे यह भी अक्सर ध्यान नहीं रहता था
कि वह किससे क्या बातें कर रहा है। बिंदी सब कुछ चुपचाप सहती जा रही थी। बिंदी को सुधा की तरह रोना नहीं आता था, न उसकी चंदर इतनी परवाही करता था जितनी सुधा की। दोनों में बातें भी बहुत कम होती थी, लेकिन बिंदी मन ही मन दुखी थी। वह क्या करे। एक दिन उसने चंदर के पैर पकड़कर बहुत अनुनय से कहा, आपको यह क्या होता जा रहा है? अगर आप ऐसे ही करेंगे तो हम दीदी को लिख देंगे। चंदर बड़ी भयावनी हंसी हंसा। दीदी को क्या लिखोगी? मुझे अब उसकी परवाह नहीं। वह दिन गए बिंती, बहुत बन लिए हम। हाँ चंदर बाबू, आप लड़की होते तो समझते। सब समझता हूं मैं। कैसा दोहरा नाटक खेलती हैं लड़कियां, इधर अपराध करना, उधर मुखबिरी करना। बिंदी चुप हो गई। एक दिन जब चंदर कॉलेज से आया तो उसके सिर में दर्द हो रहा था। वह आकर चुपचाप लेट गया। बिंदी ने आकर पूछा तो बोला, क्यों क्यों मैं बतलाऊं कि क्या है? तुम मिटा दोगी? बिंदी ने चंदर के सिर पर हाथ रखकर कहा, चंदर, तुम्हें क्या होता जा रहा है? देखो कैसी हड्डियां निकल आई हैं इधर। इस तरह अपने को मिटाने से क्या फायदा? मिटाने से? चंदर चौंक कर उठ बैठा। मैं मिटाऊंगा अपने को लड़कियों के लिए? छी, तुम लोग अपने को क्या समझती हो? क्या है तुम लोगों में सिवा एक नशीली मांसलता के? इसके लिए मैं मिटाऊंगा अपने को? बिंती ने चंदर को फिर लिटा दिया। इस तरह अपने को धोखा देने से क्या फायदा चंदर बाबू? मैं जानती हूँ दीदी के ना होने से आपकी जिंदगी में कितना बड़ा अभाव है, लेकिन दीदी के ना होने पर क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब आप खूब समझते हैं। मैं जानती हूँ दीदी होती तो आप इस तरह न मिटाते अपने को। मैं जानती हूँ दीदी के लिए आपके मन में क्या था। बिंदी ने सिर में तेल डालते हुए कहा, दीदी के लिए क्या था? चंदर हंसा, बड़ी विचित्र हंसी। दीदी के लिए मेरे मन में एक आदर्शवादी भावुकता थी जो अधकचरे मन की उपज थी। एक ऐसी भावना थी जिसके औचित्य पर ही मुझे विश्वास नहीं। वह एक सनक थी। सनक? बिनती थोड़ी देर चुपचाप सिर में तेल ठोकती रही, फिर बोली, अपनी सांसों से बनाई देव मूर्ति पर इस तरह लात तो न मारिए, आपको शोभा नहीं देता। बिनती की आंखों में आंसू आ गए। कितनी अभागी है दीदी। चंदर एकटक बिनती की ओर देखता रहा और फिर बोला, मैं अब पागल हो जाऊंगा बिनती। मैं आपको पागल नहीं होने दूंगी। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? चंदर फिर हंसा। जाइए आप। अब आप श्रीमती बिनती होने वाली हैं। अब आपका ब्याह होगा। मैं पागल हो रहा हूँ। इससे क्या हुआ? इन सब बातों से दुनिया नहीं रुकती, शहनाइयाँ बंद नहीं होती, बंदरवार नहीं तोड़े जाते। मैं नहीं जाऊंगी चंदर अभी। तुम मुझे नहीं जानते। तुम्हारी इतनी ताड़ना और व्यंग सहकर भी तुम्हारे पास रही। अब दुनिया भर की लांछना और व्यंग सहकर भी तुम्हारे पास रह सकती हूँ। बिनती ने तीखे स्वर में कहा, क्यों? तुम्हारे रहने से क्या होगा? तुम सुधा नहीं हो सकती। जो सुधा है मेरी जिंदगी में वह कोई नहीं हो सकता, समझी? और मुझ पर एहसान मत जताओ। मैं मर जाऊं, मैं पागल हो जाऊं, किसी का साझा। क्यों तुम मुझ पर इतना अधिकार समझने लगी? अपनी सेवा के बल पर मैं इसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं करता। जाओ यहाँ से। और उसने बिनती को धकेल दिया। तेल की शीशी उठाकर बाहर फेंक दी। बिनती रोती हुई चली गई। चंदर उठा और कपड़े पहनकर बाहर चल दिया। ये लड़कियां समझती हैं एहसान कर रही हैं मुझ पर। बिनती के जाने की तैयारी हो गई थी और लिया दिया जाने वाला सामान पैक हो रहा था। डॉक्टर साहब भी महीने भर की छुट्टी लेकर साथ जा रहे थे। उस दिन की घटना के बाद फिर बिनती चंदर से कुछ नहीं बोली थी। चंदर भी कभी नहीं बोला। ये लोग कार पर जाने वाले थे। सारा सामान पीछे आगे लादा जाने वाला था। डॉक्टर साहब कार लेकर बाजार गए थे। चंदर उनका होल डॉल संभाल रहा था। बिद्दी आई और बोली, मैं आपसे बातें कर सकती हूँ? हाँ हाँ, तुम उस दिन की बात का बुरा मान गई। अमूमन लड़कियां सच्ची बात का बुरा मान जाती हैं। बोलो, क्या बात है? चंदर ने इस तरह कहा जैसे कुछ हुआ ही न हो। बिनती की आंख में आंसू थे। चंदर, आज मैं जा रही हूँ। हाँ, यह तो मालूम है।
उसी का इंतजाम कर रहा हूँ। पता नहीं मैंने क्या अपराध किया चंदर कि तुम्हारा स्नेह खो बैठी। ऐसे ही था चंदर, तो आते ही इतना स्नेह क्यों दिया तुमने? और मैं तुमसे कभी दीदी का स्थान नहीं मांग रही थी। तुमने मुझे गलत क्यों समझा? नहीं बिनती, अब मैं स्नेह इत्यादि पसंद नहीं करता हूँ। पूर्ण परिपक्व मनुष्य हूँ और ये सब भावनाएं अब अच्छी नहीं लगती मुझे। स्नेह वगैरह की दुनिया अब मुझे बड़ी उथली लगती है। तभी चंदर, इतने दिन मैंने रोते रोते बिताए, तुमने एक बार पूछा भी नहीं जिंदगी में सिवा दीदी और तुम्हारे कौन था? तुमने मेरे आंसुओं की परवाह नहीं की। तुम्हें कसूर नहीं देती, कसूर मेरा ही होगा चंदर। नहीं, कसूर की बात नहीं है बिनती। औरतों के रोने की कहाँ तक परवाह की जाए, वे कुत्ते बिल्ली तक के लिए उतने ही दुखी से रोती हैं। खैर चंदर, ईश्वर करे तुम जीवन भर इतने मजबूत रहो। मैंने अगर कभी तुम्हारे लिए कुछ किया, वैसे भी क्या किया, लेकिन अगर कुछ भी किया तो सिर्फ इसलिए कि मेरे मन की जाने कितनी ममता तुमने जीत ली, या मैं हमेशा इस बात के लिए पागल रहती थी कि तुम्हें जरा से भी ठेस न पहुंचे। मैं क्या कर डालूं तुम्हारे लिए? तुमने, तुम्हारे व्यक्तित्व ने मुझे जादू में बांध लिया था। तुम मुझसे कुछ भी करने के लिए कहते तो मैं हिचक नहीं सकती थी, लेकिन खैर, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं थी। तुम पर भार हो उठती थी, मैंने अपने को खींच लिया। अब कभी तुम्हारे जीवन में आने का साहस नहीं करूंगी। यह भी कैसे कहूँ कि कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे तूफानी व्यक्तित्व के सामने मैं बहुत तुच्छ हूँ, तिनके से भी तुच्छ। लेकिन आज जा रही हूँ, अब कभी यहाँ आने का साहस न करूंगी। लेकिन क्या चलते वक्त आशीर्वाद भी न दोगे? कुछ आगे का रास्ता भी न बतलाओगे? बिंदी ने झुककर चंदर के पैर पकड़ लिए और सिसक सिसक कर रोने लगी। चंदर ने बिंदी को उठाया और पास की कुर्सी पर बिठा दिया और सिर पर हाथ रखकर बोला, आशीर्वाद देवताओं से मांगा जाता है। मैं अब प्रेत हो चुका हूँ बिंती। आज की कहानी यहीं तक, आगे की कहानी अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।